क्लास 12 चैप्टर पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। आज जहाँ से हम कवर करेंगे वो है कास्ट सिस्टम एज डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया का एक स्पेशली इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली इंडियन सोशल फिनोमिना है। और ये कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लोअर कास्ट के खिलाफ, जो हायरार्की में नीचे कास्ट आती है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन जो होती है उसे पावर अप करता है, उसे एनफोर्स करता है। डिस्क्रिमिनेशन में बहुत कुछ आता है। डिस्क्रिमिनेशन में उनकी ह्यूमिलिएशन आती है, उनकी बेइज्जती, एक्सक्लूजन आता है, उन्हें चीज़ों में पार्ट लेने से रोकना, एक्सप्लॉयटेशन आता है, उन पर बेमतलब का अत्याचार करना। तो इस तरह का ये सिस्टम होता है। बात करें तो हिस्टोरिकली कास्ट सिस्टम को हमेशा से लिंक किया जा रहा है ऑक्यूपेशन से, स्टेटस से, कि एक पर्टिकुलर बंदा जो है अगर वो इस कास्ट में है, C1 कास्ट 1 का मेंबर है, तो वो इसी ऑक्यूपेशन को फॉलो करेगा। जैसे हम कहते हैं कुम्हारों की कास्ट में पैदा हुआ है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बुक में नहीं है। तो ऐसे होता है। और हम कहते हैं कि वो जो इंसान है वो उस कास्ट में पैदा हुआ है, वो इस ऑक्यूपेशन में पैदा हुआ है। तो ऑक्यूपेशन को और कास्ट को पहले से ही लिंक किया जा रहा है, और हर ऑक्यूपेशन को फिर रैंक दे दी जाती है। रैंकिंग होती है प्रॉपर, कौन सा ऑक्यूपेशन ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर हम बात करें स्क्रिप्चरल टर्म्स में, मतलब जो लिखी हुई बातें होती हैं, जो स्क्रिप्ट्स में लिखी हुई हैं, पुरानी जो किताबें वगैरह हैं या फिर उनमें लिखी हुई है, अगर उसकी बात करें तो कास्ट और इकोनॉमी, यानी कि सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस जो है इनको अलग अलग रखा जाना चाहिए। मतलब अगर सोशल टर्म्स में यानी कास्ट के टर्म्स में कोई कास्ट ऊपर है, दैट डजेंट मीन कि वो इकोनॉमिकली भी हाई ही हो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये लिखा गया है, जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि हाईएस्ट कास्ट कौन सी होती है। हाईएस्ट कास्ट होती है ब्राह्मण्स। तो अगर हम स्क्रिप्चरल टर्म्स में माने, जो लिखी हुई बातें उनके हिसाब से ब्राह्मण्स जो हैं उनके पास बहुत अपार धन दौलत नहीं होनी चाहिए। और वो किनके सबऑर्डिनेट होते हैं, वो किनके यहाँ काम करते हैं, क्षत्रियज के यहाँ। क्षत्रिय, क्योंकि मोस्टली जो किंग वगैरह हुआ करते थे ना वो क्षत्रिय वगैरह कास्ट को बिलोंग करते थे। जबकि दूसरी तरफ देखो, जो क्षत्रिय है वो वैसे ब्राह्मण से जो है कास्ट हिरार्की में नीचे है, बट जब वेल्थ की बात आती है तो उनके पास वेल्थ, पावर, ये सब क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हम स्क्रिप्चरल टर्म्स में बात करें तो कास्ट और इकोनॉमिक चीज़ को अलग अलग रखने की बात कही गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हिस्टोरिकली ये पाया गया है कि जो हायर कास्ट होते हैं, जो उनके पास जिनकी कास्ट ज़्यादा होती है, जिनका सोशल स्टेटस हाई होता है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी हाई होता है, ऐसा देखा गया है। तो कास्ट यानी सोशल चीज़ में और इकोनॉमिक चीज़ में को रिलेशन बन जाता है। हाई कास्ट जो है वो ज़्यादातर हाई इकोनॉमिक स्टेटस वाले बंदे होते हैं, और लोअर कास्ट जो होते हैं वो लोअर इकोनॉमिक स्टेटस वाले बंदे होते हैं। और आजकल के टाइम पे जैसे जैसे पर्टिकुलरली 19th सेंचुरी के बाद से, 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी मतलब 1800 से, 1800 से ऑनवर्ड्स क्या होने लगा कि ऑक्यूपेशन के और कास्ट के बीच का जो एक वो है, एक इनके बीच का लिंक है, वो थोड़ा सा इतना रिजिड नहीं रहा जितना पहले था, उतना कैड़ा नहीं रहा। और थोड़ी बहुत वेरिएशंस आनी शुरू हो गई कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कास्ट 1 का बंदा है तो ये वही ऑक्यूपेशन फॉलो करे जिसको अलॉटेड है, ज़रूरी नहीं है ऐसी चीज़। और सिनेरियो हल्का हल्का चेंज होता दिख रहा है, बट फिर भी मैक्रो लेवल होता है, एक होता है माइक्रो, इंडिविजुअल लेवल पे जो है चेंज हो रहा है। बट मैक्रो लेवल पे अभी भी मोटे मोटे तौर पर हायर कास्ट वाले बंदे जो हैं उनके पास इकोनॉमिक वेल्थ ज़्यादा है। और इस चीज़ का हम अनुमान लगा सकते हैं इस बात से कि परसेंटेज जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें लोअर कास्ट वाले इंसान जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अपर कास्ट वाले। ऐसा नहीं कि अपर कास्ट वाले हैं नहीं, बट वो कम है। उसके बाद अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अनटचेबिलिटी को एक बार ना देख ले। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि कास्ट सिस्टम पहले तो हमारा प्योरिटी और पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो ये जो प्योरिटी पॉल्यूशन वाला जो स्केल है, इसमें जो सबसे नीचे कास्ट आती है उनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाना, सोशल सैंक्शंस क्या होते हैं कि कोई चीज़ पर्टिकुलर फॉलो ना करने पर जो पनिशमेंट्स होती हैं वो चीज़। तो अनटचेबिलिटी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है अछूत मतलब होता है
तो ये जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये ऐसा है कि इसमें जो बॉटम में जो कास्ट प्योरिटी पॉल्यूशन स्केल के बॉटम में जो कास्ट आती हैं उनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिंजेंट, बहुत ही स्ट्रिक्ट सोशल सैंक्शन, सोशल पेनल्टीज लगाना। और अनटचेबिलिटी जो होती है वो इतने ज़्यादा इम्प्योर माने जाते हैं कि वो कास्ट हायरार्की में ही कहीं नहीं आ रहे, वो इतने ज़्यादा इम्प्योर है कि वो अगर कास्ट 1, कास्ट 2, कास्ट 3 ऐसे है तो वो कास्ट 3 से भी नीचे कहीं है, उनका इतना पॉल्यूशन माना जाता है। इनफैक्ट कुछ कुछ एरियाज जैसे साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में तो डिस्टेंस पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी पहले माना जाता था। डिस्टेंस पॉल्यूशन का मतलब कि अगर कोई बंदा सिर्फ प्रेजेंट है, सिर्फ उसकी परछाई भी पड़ रही है तो भी वो पॉल्यूटिंग है। हालांकि अनटचेबिलिटी जो शब्द है उसका मतलब ना छूना यानी अछूत होता है, बट ये ना छूने से यानी फिजिकल कांटेक्ट के प्रोहिबिशन से काफ़ी आगे तक जाता है। और अनटचेबिलिटी के अब हम 3 डायमेंशंस या 3 साइड्स देख लेते हैं। पहला है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि इंक्लूड ना करना, किसी चीज़ से बाहर रखना। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है कि जो अनटचेबल कास्ट थे उन्हें सोशल रिसोर्सेज जो हैं, वाटर रिसोर्सेज बने हुए हैं, उनसे पानी पीने की मनाही है। वो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे टेम्पल वगैरह उनमें जाने से उन्हें रोक है। इसके अलावा सोशल सेरेमनीज और फेस्टिवल्स वो अटेंड नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है उनके खिलाफ। उसके बाद दूसरी चीज़ है ह्यूमिलिएशन, सबऑर्डिनेशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है बेइज्जती वाली चीज़ें, और सबऑर्डिनेशन मतलब नीचा दिखाने वाली चीज़ें। इसमें क्या आता है कि कहीं कहीं पे तो होता है एक्सक्लूजन, कहीं कहीं पे होता है फोर्स्ड इंक्लूजन। फोर्स्ड इंक्लूजन का मतलब क्या है, ज़बरदस्ती उन्हें किसी चीज़ को करने के लिए मजबूर करना। जैसे पहले क्या होता था, अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है। पहले की मतलब अपर कास्ट को रिस्पेक्ट शो करने के लिए दे हैव टू टेक ऑफ देयर, जो उन्होंने सिर पे पहना हुआ है कैप वगैरह है जो भी है, और अब चप्पलों को हाथ में कैरी करना, और एक झुके हुए सर के साथ खड़े होना, और साफ कपड़े सुथरे कपड़े ना पहनना। इसके अलावा जो उनके खिलाफ अब्यूज़ होता था वो चीज़, तो ये ह्यूमिलिएशन का है। तीसरी चीज़ जो है अनटचेबिलिटी से लिंक्ड, उसकी थर्ड डायमेंशन है, वो है एक्सप्लॉयटेशन। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि उनके ऊपर फोर्स्ड लेबर, अनपेड लेबर जिसे कहते हैं, जिसे बेगार कहते हैं, बेगार वाला सिस्टम, कि उनसे काम करा लिया पर उन्हें उनके हक का नहीं दिया वो चीज़। और इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी उनके पास जो थोड़ी बहुत है उसको जब्त कर लिया। हालांकि अनटचेबिलिटी के जो ये 3 फीचर्स हैं, बहुत बहुत सारे कास्ट हैं ऐसे जो लोअर कास्ट होते हैं उनके खिलाफ भी किए जाते हैं, बट जिस लेवल के अनटचेबल्स के साथ किए जाते हैं ना, उस लेवल के किसी के साथ नहीं किए जाते। इसके बाद अगर हम बात करें शब्द की, कि अनटचेबल्स की बात करें, तो ये शब्द जो है अपने आप में ही अनटचेबल्स, अछूत, ह्यूमिलिएटिंग शब्द है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, इस चीज़ का सामना करने के लिए गांधी जी ने शब्द दिया था 1930s में। 1930s में गांधी जी ने शब्द दिया था हरिजन। हरिजन, हरि मतलब गॉड और जन मतलब बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरिजन नाम दिया था। इसके अलावा ये तो नाम उन्होंने गांधी जी ने दिया। इसके अलावा अनटचेबल्स ने खुद को भी अपना एक अलग नाम दिया, दलित। ये हमें कई बार सुनने में आ जाता है दलित। दलित का अगर लिटरल मीनिंग देखो कि इसका शब्द का मतलब क्या होता है दलित का, तो इसका मतलब है डाउन ट्रोडन, जिसे दबा दिया गया है, जिसे मतलब अपने नीचे ही पिचका दिया उसे, वो। और ये जो है ये जनरली एक शब्द है जो लोअर कास्ट या फिर अनटचेबल कास्ट जो है, एक्स अनटचेबल कास्ट जो है, वो अपने लिए यूज़ करती हैं। और हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने ना तो ये शब्द ज़्यादा बार यूज़ किया, ना ही उन्होंने ये शब्द दिया था, पर दलित वर्ड जो है वो उनकी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, जैसी उनकी सोच थी, जिस तरीके से वो फियर्सली इस चीज़ के खिलाफ वो करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। इसके बाद एक छोटी सी बात है कि दलित पैंथर्स, दलित से निकल रहा है दलित पैंथर्स, की 1970s में मुंबई में हुए थे कास्ट रियोट्स। रियोट्स का मतलब था दंगे, तो मुंबई में कास्ट रियोट्स हुए थे। उस टाइम पे दलित पैंथर्स नाम का एक ग्रुप निकल के आया था। अगर मैं इस रियोट के बारे में आपको कुछ बताऊं तो वर्ली में हुआ था। वर्ली में क्या हुआ, एक चौल था वहाँ पे, 1974 की बात है, जनवरी से लेके ये चला था आपका मार्च तक चला था, सॉरी अप्रैल तक चला था ये। तो वर्ली में क्या हुआ कि वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड पर्सन थे
काफ़ी सारे वो उनके कास्ट बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो सब एक जगह एक ग्रुप सा बन रहे थे, कहते हैं ना गैंग सी बन रही है लड़कों की, वैसा था। और शिवसेना जो थी, शिवसेना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी है, तो शिवसेना जो है वो उन्हें उनकी आइडियोलॉजी को वो करती थी, शेप करती थी, उन्हें एक तरीके से गाइड करती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि उनमें से जो बिल्कुल लोअर कास्ट पीपल थे उन्होंने अपने को अलग कर लिया कि शिवसेना जो बता रही है ना वो हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है। तो उन्होंने अपने को अलग कर लिया और अपने प्रोटेस्ट अलग चलाने चाहे। तो फिर ये जो ग्रुप था ये दलित पैंथर्स के नाम से सामने आया। दंगे वंगे ऐसे होने लगे कि जनवरी की बात थी और ये लोग अपने कर रहे थे, पीसफुली निकले थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो और दलित पैंथर जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो अपनी स्पीच सी दे रहे थे। उस टाइम पे कांग्रेस का राज चल रहा था, तो कांग्रेस के खिलाफ भी इन्हें नाराज़गी थी जिसे जाहिर कर रहे थे। तो किसी ने जो है पत्थर मार दिया था उनके लीडर को, और वहाँ पे लीडर जो थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर शिवसेना और ये भिड़ गए थे, शिवसेना और जो दलित पैंथर्स है वो भिड़ गए थे 1974 में, भिड़ गए, भिड़ंतु हो गई। उसके बाद शिवसेना ने इनके बंदे मारे, फिर ये भी चल गए, इन्होंने भी मार दिया उनके बंदे। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस वगैरह का यूज़ करना पड़ा। टीयर गैस समझते हो? टीयर गैस होती है जिसमें SN और SQ ऐसी कुछ गैसेस होती हैं जिनसे आइज वाइज में इरिटेशन होती है, जो स्पेशली कास्ट रियोट्स को रोकने के लिए, कास्ट रियोट्स नहीं, रियोट्स को रोकने के लिए होती है, और लाठीचार्ज वगैरह का यूज़ किया। तो ये था हमारा अभी तक का टॉपिक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि स्टेट ने यानी गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के अलावा लोगों ने भी अपने लिए भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिससे अपने खिलाफ होते हुए अत्याचार को, कास्ट और ट्राइब के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा है उसको रोका जा सके। अब इसमें हम बात करते हैं पहली चीज़ की, जो भारत है ना, यानी कि इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हो गया था इस चीज़ को एड्रेस करना कि कास्ट और इसके बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसके खिलाफ लड़ना जो है इंडिया से पहले से, इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हो गया था। इसका एग्जांपल है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शेड्यूल्स बनाए थे। शेड्यूल्स मतलब होता है लिस्ट। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स उसी टाइम पे निकल के आया ये शब्द। तो उन्होंने लिस्ट बनाई थी, शेड्यूल्स बनाए थे उन कास्ट के, उन ट्राइब्स के जिनको स्पेशल प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन सेट करे जाने हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट, ताकि वो अपलिफ्ट हो सकें। तो ये उस चीज़ का एग्जाम्पल है। उसके बाद 1990s में क्या हुआ, 1990s में जो स्पेशल प्रोग्राम्स थे या स्पेशल जो बिहेवियर था वो ओबीसीज़ के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। ओबीसीज़ के ऊपर 1990s में ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो उनके लिए भी हो गया। उसके बाद रिजर्वेशंस का हमारे में हमेशा ख्याल आता है, रिजर्वेशन की पब्लिक स्फेयर में, पब्लिक लाइफ में जो पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कर रहा है उन जगहों पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जो कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए सीट्स रिजर्व करना। और इसमें रिजर्वेशन फिर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, इन सब में रिजर्वेशन की पॉलिसी है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इन सब जगह पर रिजर्वेशन है फॉर SC एंड ST पीपल। और ये जो SC ST के लिए जो है वो उस हिसाब से होती है कि कितनी ST पॉपुलेशन है इंडिया में। अगर 100% पॉपुलेशन है तो उसमें से ST पॉपुलेशन, ST पॉपुलेशन और SC पॉपुलेशन कितनी है उस हिसाब से इनके लिए रिजर्वेशन है। OBCs के लिए थोड़ा सा डिफरेंट ये प्रोपोर्शन सेट किया जाता है। और कुछ तो ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट स्पेशली SC और ST के लिए ही बनाती है। इसके बाद बहुत सारे लॉज आए हैं कि ये तो बात हो गई कि रिजर्वेशन के थ्रू उनको अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू। होता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो उनके खिलाफ हो रही है उसे भी तो ख़त्म करना है ना, तो उसके लिए भी कुछ लॉज वगैरह हैं। जैसे पहला, कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट। कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट आया था 1850 में। अब एक चीज़ समझना, इसका मतलब ये होता है, कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट का मतलब ये होता है डिसअलाउड द curtailment ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन ड्यू सोली टू चेंज ऑफ रिलीजन कास्ट।
ये बंदा है कास्ट 1 का, ये है कास्ट 2 का। कास्ट 1 और कास्ट 2 बिल्कुल अनइक्वल हैं, और कास्ट 2 का, वो कास्ट 1 का हाई स्टेटस है, 2 का लो है। इसके बेसिस पे क्या होगा, वो दोनों इंडिया के सिटीजन्स हैं, बट उनको वो प्रॉपर राइट्स, इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे। इसके पास शायद मंदिर जाने की इजाज़त हो, इसके पास ना हो। इसके पास शायद एजुकेशन को एक्सेस हो, हर चीज़ को, रिसोर्सेज को एक्सेस हो, इसके पास शायद ना हो। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ है कि सिटीज़न होने के बावजूद उनके जो राइट्स रुक रहे हैं, उस चीज़ को डिसअलाउ करते हुए ये कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 93 अमेंडमेंट, जो कि हुई थी 23 जनवरी 2006। ये इसकी वो है, कब आया ये, 23 जैन 2006 में आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 93 अमेंडमेंट एक्ट जो था। और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ताजुब की सी बात है, कोइंसिडेंट कह सकते हैं हम, कि ये जो दोनों एक्ट है ना, ये दोनों एक्ट एक ही सी चीज़ को ही मतलब इन्फोर्स कर रहे थे। मतलब जो 93 अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या, वो देख लेते हैं। 93 अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि रिजर्वेशन होएगी, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिजर्वेशन होएगी फॉर ओबीसी पीपल, यानी बैकवर्ड कास्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए। और 1850 वाला एक्ट जो है वो दलित्स को एंट्री दिला रहा था गवर्नमेंट स्कूल्स में। अब ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें इस चीज़ को देखो कि मैंने बताया था इसको एजुकेशन की एक्सेस होगी, इसको नहीं होगी, तो इसको नहीं है ना, तो इसको दिला रहे हैं। तो ये दलित को एंट्री दिला रहे थे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उस चीज़ को अलाउ कर रहा था ये एक्ट। तो ये दोनों जो है ये थोड़ी पढ़ाई से रिलेटेड से एक्ट हो जाते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी जो है, जैसे उसमें आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी को रिमूव करता है लीगली। कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी एक ऐसा एक्ट है या लॉ कह लो जो SC/ST को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद चौथा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, ये इसका पूरा नाम है, जो कि आया है 1989 में। 1989 में ये एक्ट आया है। और ये भी जो एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है जो उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस चीज़ को रिमूव करते हुए ये एक्ट जो है पास किया गया था। और इसमें जो भी उनके खिलाफ, अगर दलित्स और आदिवासी के खिलाफ कुछ भी ह्यूमिलिएशन हो रहा है या फिर वायलेंस हो रहा है, तो उसको पनिशेबल बताया गया है कि वो चीज़ पनिशेबल है। इसके बाद है, अगर तुम नोटिस करो कि इतनी सारी चीज़ें आई राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि 1935 में आया, मतलब पहले तो 1850 में कास्ट डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका आर्टिकल 17 है, 2006 में भी एक्ट आया है, 1989 में भी हुआ है। तो इतने सारे अगर एक्ट आते रहे हैं बार बार, तो ये खुद ही इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा, बता रहा है कि केवल लॉज होना ही अपने आप में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि होता तो बहुत पहले ही ये चीज़ें रुक जानी चाहिए थी, लेकिन बार बार लगातार एक ही चीज़ के ऊपर लॉज आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब लॉज जो है कम्प्लीटली वो काबिल नहीं है इसके कि वो कम्प्लीटली इस सोशल प्रैक्टिस को ख़त्म कर सके। डिस्क्रिमिनेशन के केसेस आज भी देखने को मिल जाते हैं आदिवासी से इसके खिलाफ। इसके बाद है कि ये जो है शेड्यूल कास्ट के बंदे हैं, शेड्यूल ट्राइब के बंदे मान लो इन्हें, जब भी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स की ताकत होती है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, वो अपने आप को इतना सक्षम होते हैं वो कि ऑर्गेनाइज करके वो चाहे कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, वो जस्टिस और डिग्निटी के खिलाफ लड़ सकते हैं। दलित के साथ भी यही केस है कि अगर उनके ऊपर बार बार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो एक पॉइंट पे आएगा जब इंसान भी कह लो, या फिर वो कास्ट कह लो, वो एजिटेट हो जाएगी, उसे गुस्सा आ जाएगा और वो कहीं ना कहीं जगह स्ट्रगल करेगी। ऐसे देखने को मिला जैसे प्री इंडिपेंडेंस के पहले की बात करो तो ये हमने नाम पहले भी पढ़ रखे हैं, ज्योतिबा फुले जो दलित के लिए लड़े थे। इसके बाद अयोंथी दास, पीरियर, रामास्वामी नायकर को पीरियर बोलते हैं, अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और आजकल के टाइम पे, तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे कि इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे दलित्स के सपोर्ट में, और आजकल के टाइम पे भी जैसे बहुजन समाज पार्टी है,
बहुजन समाज पार्टी इन यूपी, नाम याद रख लेना। और दलित संघर्ष समिति कर्नाटका की है ये, दलित संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटका। और इसके अलावा दलित पॉलिटिकल असर्शन। तो ये जो क्या है, दलित संघर्ष और ये बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी, तो ये तो स्पेशली इसी चीज़ को, ओबीसीज को या फिर शेड्यूल कास्ट को ही एड्रेस करने के लिए बनाई गई वो हैं, पार्टीज़ हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और लिख रखी है कि दलित्स जो है उन्होंने अपनी हर फील्ड में उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। तो उन्होंने लिटरेरी में भी दे रखी है, लिटरेचर में भी दे रखी है कि जो मतलब कई सारे इंडियन लैंग्वेज जैसे मराठी है उसमें भी उन्होंने अपने लेख लिख रखे हैं, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, हर जगह पे दलित जो राइटर्स हैं या पोइट्स कह सकते हैं हम, उन्होंने अपने लेख लिख रखे हैं। इसमें एक नाम दे रखा है मराठी पोइट दया पवार का। दया पवार एक मराठी पोइट है और उनकी जो पोएम है एक शॉर्ट पोएम है और जानी मानी पोएम है। इस पोएम को हम समझ ही लेंगे। इनकी पोएम है द सिटी। और इसका मतलब ये है कि द सिटी में उन्होंने ये बता रखा है कि पर एक सिटी है जो कि दब गई थी, उसको खोद के निकाला। वो जो सिटी है उसे जब खोद के निकाला तो खोद के निकालने के बाद ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर एक पत्थर पे एक इंस्क्रिप्शन थी, खुदाई करके लिखी हुई थी कि ये जो वाटर टैप है ये सारी कास्ट के लिए, सारी रिलीजन के लिए खुली है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के लिए खुली नहीं होती थी, सोसाइटी डिवाइडेड थी, कुछ लोग हाई कुछ लोग लो थे। तो अगर वो कहती है कि अगर ऐसी सोसाइटी थी फिर तो अच्छा ही है कि वो दबी जाए, फिर तो वो डिज़र्व करती है दबना। और उन्होंने ये भी कहा मराठी पोइट ने कि फिर उसे मशीन एज क्यों कहा जा रहा है। उस टाइम को 19th सेंचुरी, वो 20th सेंचुरी की वो सिटी है जो दबी हुई मिली है, उसे मशीन एज किस खुशी में कहा जा रहा है, उसे तो स्टोन एज कहा जाना चाहिए। तो इसके आगे का हम बाद में कवर करते हैं। धन्यवाद।